विटलाइगो एक सोशल कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, एक बेनाइन कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है जिसमें कोई जिस्म के दूसरे सिस्टम्स में इसकी खराबी नहीं होती। कॉस्मेटिक प्रॉब्लम होने की वजह से जिनको ये विटलाइगो होता है, इन व्यक्तियों को आमतौर पर साइकोलॉजिकल प्रेशर और सोशल आइसोलेशन होता है। सोशल आइसोलेशन और साइकोलॉजिकल प्रेशर होने की वजह यह है कि ये कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोग पब्लिक प्लेसेस में नहीं आना चाहते, या शादी ब्याह में एक मैच मिलने में मुश्किल होती है, ना सिर्फ जिनको विटलाइगो है उनको बल्कि इनके दूसरे ब्रदर सिस्टर्स को या फैमिली मेंबर्स के लिए भी मुश्किल होती है। तो इस बारे में हमारी मीडिया के थ्रू बहुत ज्यादा हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये अवेयरनेस पैदा किया जाए कि ये जस्ट एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, अंदर से इसमें कोई जिसम में कोई कॉम्प्रोमाइज या कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म इन्वॉल्व नहीं होता है। तो और ये कंटेजियस और इन्फेक्शियस भी नहीं है। चूंकि ये कंटेजियस इन्फेक्शियस नहीं है तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आमतौर पे लोग ये सवाल करते हैं कि इसका जेनेटिक लिंक है क्या, जेनेटिक लिंक है या जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड है क्या। हमने काफी स्टडीज की है। हमारी स्टडीज में अराउंड 13 यानी 13% 13 यानी 13% लोगों में एक से ज्यादा व्यक्तियों को इसकी हिस्ट्री मिली है, लेकिन 87% लोगों में नहीं है। और एक दूसरे को ट्रांसमिट ऐसा आसानी से नहीं होता जब तक ये कोई जीन वाकई हो रहा है। हमने काफी हद तक 4 पेडिग्री जेनेटिक इफेक्ट देखा है, एनालिसिस की है, उसको आप गूगल पे पब्लिश करके डॉक्टर में भाई विटलाइगो जेनेटिक स्टडीज आपको काफी इसके बारे में जानकारी मिलेगी। वो पब्लिकेशन मौजूद है साइंटिफिक जर्नल्स में। तो हम तो इसकी कई हिस्सों की बात कर रहे थे और इसके होने की कॉज की भी बात कर रहे थे, लेकिन आज आमतौर पर एक बहुत तेजी से एमर्जिंग टाइप ऑफ विटलाइगो, एक नई किस्म की विटलाइगो जो हमारे एक्सपीरियंस में हम देखते हैं वो कॉन्टैक्ट विटलाइगो है। कॉन्टैक्ट विटलाइगो आपने देखा होगा कि पुअर क्वालिटी रिसाइकिल्ड प्लास्टिक वेयर के चप्पल पहनते हैं, तो जहां तक चप्पल का स्लीवर का कॉन्टैक्ट होता है जिस्म के हिस्से में वहां पर पैर पे कलर डिपिगमेंटेशन हो जाता है, जैसे कंडोम्स के इस्तेमाल से हो जाता है, या बिंदी के इस्तेमाल से हो जाता है, या पुअर क्वालिटी कॉस्मेटिक्स के इस्तेमाल से हो जाता है। तो ये ग्लव्स के इस्तेमाल से हो जाता है, खासतौर से जो लोग ग्लव्स पहन के फोटोग्राफी वगैरह में जो डेवलपमेंट करने के लिए इनके लैब्स में काम करते हैं उनमें जरा कॉमन है। तो इस हिसाब से बहुत ज्यादा अवेयरनेस आना चाहिए प्लास्टिक, रिसाइकिल प्लास्टिक के इस्तेमाल से, जो कि केमिकल ट्रीटमेंट उसको देते हैं, उसके बहुत ज्यादा खराब असर है। सो केमिकल कॉन्टैक्ट विटलाइगो में अगेन ये लोकलाइज्ड ही होता है, जनरली जहां पर ये ज्यादा कॉन्टैक्ट आता है वहीं होता है, लेकिन रिपिगमेंटेशन कलर जो वापिस आने की या रिपिगमेंटेशन की क्षमता भी बहुत अच्छी होती है। नाउ हम बात करना चाहते हैं इलाज के बारे में, और इलाज से पहले मैं आपको बहुत से लोगों के बारे में बहुत से डाउट्स होते हैं, मैं छोटी सी 1-2 चीजें बताना चाहता हूं। ग़िज़ा या डाइट का रोल, लोग जानना चाहते हैं कि क्या खाया जाए क्या ना खाया जाए। देखिए हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से चूंकि ये मेटाबॉलिक डिजीज है, ये पेगमेंटरी मेटाबॉलिक डिजीज है, खाने पीने के असरात का जरूर इसके ऊपर असर होता है। इसलिए हम लोग ये बताए हैं कि चिकन, फिश और एग बंद कर देना चाहिए, और खट्टी चीजें जैसे लाइम, लेमन, पाइनएप्पल, पोमोग्रेनेट वगैरह बंद करना चाहिए। इसके अलावा सब ले सकते हैं। मिल्क प्रोडक्ट को पूरी तरीके से बंद नहीं करना चाहिए, लेकिन पार्टली रिस्ट्रिक्टेड करना चाहिए, जैसे टी एंड कॉफी एनी नंबर ऑफ टाइम्स। जब थोड़ा सा फ्रेश कर्ड लेते हैं, फ्रेश बटर मिल्क लेते हैं, कभी पनीर वगैरह लेते हैं, तो एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को यह बात बताना चाहता हूं, चूंकि ये ऑटोइम्यून डिजीज है, ये स्ट्रेस की वजह से भी बहुत फैलता है। स्ट्रेस पर बहुत क्लियरली बताना चाहता हूं, स्ट्रेस नेवर एग्रीवेट्स द प्रॉब्लम बट इट कैन टेक इट फॉरवर्ड, यानी नेवर कॉज द प्रॉब्लम बट इट एग्रीवेट्स द प्रॉब्लम। स्ट्रेस नेवर कॉज द प्रॉब्लम बट नेवर कॉज द प्रॉब्लम बट इट ऑलवेज एग्रीवेट्स द प्रॉब्लम। तो इससे भी रहिए। और इसके अलावा ये भी मशवरा देना चाहता हूं कि इसके अलावा जो सर्टेन ऑटोइम्यून डिजीज होते हैं जो इसको ट्रिगर कर सकते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन हाइपोथायराइडिज्म है। इंडिया में यंग पॉपुलेशन में हाइपोथायराइडिज्म बहुत ज्यादा है। हाइपोथायराइडिज्म को डिटेक्ट करिए, टेस्ट कराइए रेगुलरली अपना, अगर है तो उसकी दवा लीजिए, उसको कंट्रोल में रखिए। और इसके अलावा विटामिन डी, विटामिन B12 का पिगमेंटरी मेटाबॉलिज्म में रोल होता है, जरूर इसको चेक करके लीजिए, क्योंकि मेटाबॉलिज्म के में अगर सुस्ती हो जाती है या इसका स्लो हो जाता है, BMR वगैरह कम हो जाता है, स्लो होता है, तो इसके पिगमेंटेशन में या रिपिगमेंटेशन लाने में, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में फर्क पड़ता है। तो इसके लिए विटामिन D3 और विटामिन B12 का जरूर रोल है। आप रेगुलर चेकअप डॉक्टर से रुजू हो जाइए, अपना चेकअप कराइए और लेते रहिए। इसके अलावा जहां तक डाइट की बात होगी, जहां तक ट्रीटमेंट का मामला है, ट्रीटमेंट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी टाइप ऑफ विटलाइगो, यानी जो भी टाइप का विटलाइगो होगा, लेकिन ट्रीटमेंट तो एक ही रहेगा सबका।
इसके लिए हम एक लगाने वाली दवा देते हैं, ऑइंटमेंट लगा के एक्सपोज करिए दवा में 10-15 मिनट धूप में, यानी सन एक्सपोज को इसलिए करते हैं कि सन इज अ सोर्स ऑफ यूवी रेडिएशन। लगाने के बाद एक्सपोज करिए 10-15 मिनट, फिर बैक टू दी होम एंड कीप इट फॉर 1 आवर एंड वॉश इट ऑफ। और हम कुछ ओरल मेडिसिन देते हैं खाने के लिए, जो दवा यानी वाइट स्पॉट्स को बढ़ने से भी रोकने में और कलर लाने में भी फायदा करती हैं। ये बड़ा सवाल है कि दवाएं किस हद तक बढ़ने से रोक सकती हैं या किस हद तक कलर वापस ला सकती हैं। देखिए, नॉन डर्मेटोमल विटलाइगो और सेगमेंटल विटलाइगो ये सब में 70 to 80% सक्सेस रेट है बट बीमारी बढ़ना रोकने में कलर लाने में भी। लेकिन एक्रोफेशियल विटलाइगो चूंकि ये फिंगर टिप्स वगैरह पे होता है या लिप्स के ऊपर म्यूकस मेम्ब्रेन पे होता है, तो इसमें बहुत स्लो इंप्रूवमेंट आता है, लेकिन बढ़ने की क्षमता जरूर कम होती है। तो यानी कलर वापिस आने के जो रिपिगमेंटेशन हम कहते हैं, रिपिगमेंटेशन प्रोसेस जो होता है, अगर हम ये देखते हैं कि किस में जल्दी आता है, किस टाइप में, किस में देर से आता है, तो नॉन डर्मेटोमल विटलाइगो इज वन ऑफ द बेस्ट टाइप ऑफ विटलाइगो, दो इट इज ए वाइड स्प्रेड विटलाइगो, यानी जिस्म के ज्यादा हिस्से पे होता है, उसके बावजूद भी कलर जल्दी आता है। और जो एरियाज एक्सपोज टू द सन ज्यादा होते हैं उसमें कलर ज्यादा आता है। और सर्टन एरियाज जैसे एक्रोफेशियल विटलिगो में होता है, लिप्स और फिंगर टिप्स वगैरह में बहुत स्लो कलर आता है। नाउ एक बात जो यूजुअली हम लोग बताते हैं कि हमारे सबके लिए कि भाई किसी को अगर समझिए कि पूरा चेहरा व्हाइट है, अप्रोक्सीमेट टाइम भी लोग जानना चाहते हैं। अप्रोक्सीमेट टाइम में ये है कि पूरे चेहरे पे अगर है तो पूरा चेहरा 1 से 1.5 साल या 2 साल मैक्सिमम में कलर आ जाता है, मोस्टली अमाउंट 80% ऑफ द केसेस। लेकिन लिप्स के ऊपर बहुत डिफिकल्ट है, तो व्हाट इज टू बी डन, क्योंकि कॉस्मेटिक प्रॉब्लम तो रहेगा लिप्स की वजह से, तो मैरिज अलायंस के लिए तो मुश्किल होती है। तो इसके लिए इंटीग्रेटेड अप्रोच किया जा सकता है। बहुत से न्यू टेक्नोलॉजीज आ गए हैं, जैसे पिगमेंट सेल्स यानी मेलानोसाइट्स ट्रांसप्लांट की टेक्निक है, सब में ज्यादा अच्छी बेहतरीन टेक्निक मानी जाती है, बहुत सक्सेसफुल है। ये टेक्निक को करके हम लिप्स के ऊपर भी पिगमेंटेशन वापस ला सकते हैं, यानी 100% यानी कॉस्मेटिकली एक्सेप्टेबल रिपिगमेंटेशन ला सकते हैं। ना सवाल ये पैदा होता है, क्या ये सब जगह कर सकते हैं? नहीं, ये जब पहले दवा लीजिए, बढ़ना रुक जाए यानी स्टेबल हो जाए। स्टेबल विटलाइगो का डेफिनेशन ये है कि पिछले 6 महीने में ना तो नया पैच आना चाहिए, ना तो एग्जिस्टिंग लीजन साइज में बढ़ना चाहिए। जब ये स्टेबल हो जाता है और रिपिगमेंटेशन आ जाता है, तो आप इसको जहां लिप्स पे सर्जरी कराइए, बाकी के नॉर्मल जगह पे कलर आ जाएगा। गेट सेटल्ड इन लाइफ वेरी हैप्पीली। इसकी वजह से मैं अपने व्यूअर्स को ये मैसेज देना चाह रहा हूं कि विटलाइगो इज वेल अंडरस्टूड नाउ। इसके बारे में बहुत लोगों की अच्छी जानकारी है, न्यू नॉलेज जनरेट हो रहा है, न्यू ड्रग्स डेवलप हो रहे हैं, कॉस्मेटिकली एक्सेप्टेबल रिपिगमेंटेशन इंड्यूस करने की बड़ी क्षमता वाली दवाएं पैदा कर रहे हैं, चाहे वो लगाने वाली दवा है चाहे वो खाने वाली दवा है। तो इसकी वजह से 80% सक्सेस रेट के साथ यूनानी मेडिसिन बहुत ज्यादा है। विटलाइगो, सोरियासिस और विटलाइगो के अलावा भी स्किन के जो इतने कंडीशंस होते हैं, जैसे फंगस इन्फेक्शंस हैं, एलर्जिक मैनिफेस्टेशंस हैं, अदर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स है, सबका ट्रीटमेंट बहुत सक्सेसफुल करते हैं। ऑटोइम्यूनिटी के बारे में ऐसे बताऊं मैं कि अक्रॉस द सिस्टम्स, अक्रॉस द वर्ल्ड ऑटोइम्यूनिटी का कोई इलाज नहीं है, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट होता है। लेकिन यूनानी मेडिसिन के प्लेटफॉर्म पे हमने काफी रिसर्च किया है और काफी ड्रग डेवलप किए हैं। जैसे एलर्जीज, ऑटोइम्यूनिटी की वजह से एलर्जीज भी होते हैं, जैसे आपने सुना होगा नेजल एलर्जी होती है, जिसको कई मरतबा 25-50 छींक आ जाती है सुबह में, या किसी को ब्रोंकल एलर्जी होती है तो अस्थमा में होता है, किसी को स्किन की एलर्जी होती है तो आर्टिकोरिया या हाइव्स आ जाते हैं। ये इसका जब तक आप दवा लीजिए तो कम रहेगा, बाद में फिर पलट के आ जाएगा। ये 10-10 साल 20-20 साल तक ऐसे चलते रहेगा। एज एंड व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम आप एक एंटीहिस्टामिन या एंटीस्टेरॉइड कोई भी दे देते हैं, मैनेज कर देते हैं टेम्पररी। लेकिन यूनानी प्लेटफॉर्म के जरिए ये सब चीजों का बेहतरीन ट्रीटमेंट है। इसके अलावा यूनानी मेडिसिन में कॉस्मेटिकली एक्सेप्टेबल रिपिगमेंटेशन के लिए हमने एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म डेवलप किया है, जिसमें ट्रीटमेंट दे के उसको रोका जाए, पैचेस को कलर लाया जाए। कलर आने के बाद साथ ही साथ अगर कहीं लेफ्ट आउट एरिया है और स्टेबल है तो हम छोटी सी सर्जिकल इंटरवेंशन करके, ये सर्जिकल इंटरवेंशन हार्डली 2 से 3 घंटे का प्रोसीजर होता है। सर्जन विल डू, हमारे ग्रुप में सर्जन भी है, तो बहरहाल तेजी से इसको हम कम से कम वक्त में तेजी से कलर लाने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। और ये अटेम्प्ट में हम 80% सक्सेस है। मैं समझता हूं कि यूनानी मेडिसिन के प्लेटफॉर्म पे जो डॉक्टर भाई विटलाइगो और सोरियासिस हमारा प्लेटफॉर्म है, इसमें आप गूगल पे जाके रेफर करिए। इसमें काफी लोगों ने अपनी अच्छी राय दी है, काफी लोगों ने इससे फायदा उठाया है और इस प्लेटफॉर्म से काफी लोगों की बेहतरीन तरीके से इलाज किया जा रहा है। जहां तक विटलिगो का ताल्लुक है, मैं दोबारा बताना चाहता हूं, एक जस्ट कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है
और कोई दूसरे सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। इसके लिए आप परेशान होने की जरूरत नहीं। सही वक्त पे सही डॉक्टर की राय लीजिए और सही दवाएं लीजिए और सेफ दवाएं लीजिए। इसलिए कि चूंकि ये पिगमेंटरी मेटाबॉलिज्म है, स्टबर्न डिजीज है, स्टबर्न डिजीज विच नीड्स प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट, यानी लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होता है। लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में सब में अहम चीज ये होती है कि दवाओं की सेफ्टी भी कंसर्न है। दवाएं सेफ होना चाहिए, चूंकि ये बच्चों में भी होता है, बड़ों में भी होता है। तो बच्चों के ट्रीटमेंट में भी लापरवाही नहीं बरती जा सकती। तो लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन टेस्ट हम फ्रीक्वेंटली करके मॉनिटरिंग करते हैं और बाय एंड लार्ज बच्चों में वेल टॉलरेटेड है दर्द और सेफ्टी है, सेफ है दवाएं और कोई अनटवर्ड इफेक्ट ये नहीं हुए हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्किन की सेंसिटिविटी का बहुत ज्यादा रोल होता है इसमें। जैसे बेसिकली हमारी जो स्किन सेंसिटिविटी होती है वो बाय बर्थ होती है, यानी जेनेटिकली प्रीडिस्पोज। जब बाई बर्थ होती है तो ये 6 डिफरेंट ग्रेड्स में होती है, ग्रेड 1, 2, ग्रेड 3, 4, जिसको हम स्किन टाइपिंग भी बोलते हैं। सो ग्रेड 1 एंड 2 पीपल आर ऑलवेज सेंसिटिव। तो कभी दवा वगैरह लगा के धूप बताने से स्किन सेंसिटिविटी की वजह से, धूप की वजह से भी इरिटेशन हो सकता है या कभी ब्लिस्टर्स आ सकते हैं। इज ए पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ विटिलिगो। आप अपने डॉक्टर से रुजू होकर इसकी सलाह ले लें वक्ती तौर पर, फायदा भी हो जाता है। मैं आपको ये बात भी अच्छी तरीके से बताना चाहता हूं कि जहां लोग परेशान होते हैं कि कहीं ब्लिस्टर्स वगैरह आ गए, तो मैं आपको एक बताऊं कि ब्लिस्टर्स आना कभी हमारे एक्सपीरियंस की से बहुत अच्छी चीज है। जितना इसमें से फ्लूइड आता है, सीरस फ्लूइड जब निकल जाता है तो एक सल्फा हाइड्रोल कंपाउंड्स होते हैं विच ब्लॉक्स पिगमेंट फॉर्मेशन। तो वो भी जब हट जाते हैं तो वहां वो जगह पे जल्दी पिगमेंटेशन आता है। सो बाय एंड लार्ज यूनानी मेडिसिन हैज एन कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू ट्रीट विटिलिगो विद ए ग्रेट सक्सेस।